मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के हवाले से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जिनसे आप स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से और तरबियती अल्फाज से करते हैं। आज हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं और अपने रब से इल्म तलब करते हैं इस अंदाज़ से, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे अल्लाह हम सब को अता कर, इल्मन नाफ़िअन, नफ़े वाला इल्म, वासिअन, और वो इल्म वसी हो, बहुत ज़्यादा हो, हमीकन, और गहराई वाला हो, आमीन। इसके साथ हम जो तरबियती अल्फाज हमारे चल रहे थे लास्ट लेक्चर्स के दौरान, हमारा टारगेट कामयाबी है। हम ज़िंदगी के हर लम्हे में कामयाब होना चाहते हैं और ज़िंदगी के बाद जो मनाजिल शुरू होंगी यानी कब्र, फिर रोज़े महशर का इंतज़ार, फिर रोज़े महशर यानी क़यामत का दिन, और फिर उससे आगे की ज़िंदगी, इन सब सारी की सारी ज़िंदगियों में हमारा असल टारगेट कामयाबी है। और कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज है, उस राज की बात हम कर रहे थे कि कामयाब हम दुनिया में और आखिरत में कैसे हो सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत रसूल है। जब हमारे दिल में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, उनके आमाल हमारे आमाल होंगे, उनका तरीक़ा ज़िंदगी हमारी तरीक़ा ज़िंदगी होगी, और फिर हमारी ज़िंदगी कामयाबियों की तरफ और हमारी आखिरत भी कामयाबियों की तरफ जाएगी। अब मोहब्बत कैसे पैदा करें दिल में? अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पैदा करने का तरीक़ा वो वही है जो किसी से भी मोहब्बत की जाए। आप किसी से भी मोहब्बत करते हैं तो उसका ख़याल, उसका ज़िक्र दिल में रखते हैं। और किस वक्त रखते हैं? सुबह शाम, दिन रात, सोते जागते, उठते बैठते, अपने महबूब को अपने दिल में रखते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं। और अगर कोई दूसरा इंसान उसका ज़िक्र करे तो हमें उससे भी थोड़ी थोड़ी मोहब्बत होना शुरू हो जाती है कि ये हमारे महबूब से मोहब्बत करता है। यही तरीक़ा है कि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहब्बत है वो दिल में कैसे बैठेगी? उनका ज़िक्र करने से। सुबह शाम, दिन रात, उठते बैठते, सोते जागते, यानी हर लम्हा उनको याद करें, उनका ज़िक्र करें, तो मोहब्बत दिल में आ जाएगी। और जब दिल में मोहब्बत होगी अपने हबीब की, तो अल्लाह ताला आपके लिए हर तरह का रास्ता आसान कर देगा। मोहब्बत के लिए जो ज़िक्र है वो हमें हमारे रब ने सिखाया कि अपने प्यारे हबीब का ज़िक्र कैसे किया करें। मौदबाना तरीक़े के साथ, अदब के साथ, घुटने टेक कर अत्ताहियात की शक्ल में बैठें और वहाँ पे ज़िक्र करें। क्या ज़िक्र करें? अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब,
ए मेरे अल्लाह सल्ले आला, रहमत नाजिल कर किस पर? मुहम्मदिन, सल्ले आला मुहम्मदिन व आला आल मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमत नाजिल कर। कमा, जैसा कि, जिस तरह, सल्लैता अला इब्राहीम, माँ, जिस तरह ए अल्लाह आपने रहमत नाजिल की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, व आला आल इब्राहीम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर जिस तरह आपने रहमत नाजिल की, बिल्कुल उसी तरह आप हमारे नबी पर भी रहमत नाजिल करें और उनकी आल औलाद पर भी उसी तरह रहमत नाजिल करें जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आपने नाजिल की। इन्नका, बेशक, हमीदुन मजीद, ए अल्लाह तमाम की तमाम हम्द, तमाम की तमाम तारीफ़ों के लायक तू ही है। और मजीद मतलब तेरी शान सबसे आला है, सबसे बड़ी शान वाला तू है। हम अपने रब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत नाजिल करने का तरीक़ा हमारे रब ने हमें सिखाया और साथ हमें मिसाल दी कि इस तरह मांगो कमा, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल औलाद पर हुआ। और मांगने का तरीक़ा ये होता है कि जब किसी से कोई चीज़ मांगी जाती है, सबसे पहले इज़्ज़त माब उनका नाम लिया जाता है। तो हमने मांगने में सबसे पहले अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब का ज़िक्र किया, और जब अपनी चीज़ मांग ली जाए तो फिर मांगने वाले की थोड़ी सी तारीफ़ करते हैं ताकि वो खुश होकर हमें अता कर दे। तो ये जो हमने कहा इन्नका हमीदुम मजीद, ये हमारे रब ने सिखाया कि आखिर में यूँ कहा करो मुझे कि ए अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं और तो बड़ी शान वाला है। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर हम 14 जिसका नाम रिग्रेशन और कोरिलेशन है, वो उसको हम कर रहे थे। इंशाल्लाह आज से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है। सब्जेक्ट हमारा आप सब बच्चों को जैसा कि पता है कि स्टैटिस्टिक्स है, और चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है ये हमने कर लिया है, इसकी डेफिनेशंस कर ली हैं, इनसे रिलेटेड इनकी प्रॉपर्टीज़ और ये सारा काम रिग्रेशन वाला जो टॉपिक जो थ्योरी वाला काम था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरिलेशन, ये आप बच्चों को पता होगा, कोरिलेशन हमारा इसका दूसरा टॉपिक है। हम इसके दूसरे टॉपिक के भी डेफिनेशंस और थ्योरी का काम कंप्लीट कर लेते हैं साथ ही, और फिर बाद में हम इसकी एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं हम कोरिलेशन की, क्योंकि रिग्रेशन का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन की डिफरेंट टाइप्स की 3 डेफिनेशंस आपके सामने नज़र आ रही हैं। कोरिलेशन जो है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो कोरिलेशन इज़ मेजर ऑफ डिग्री। ये कोरिलेशन जो है ये डिग्री की मेजरमेंट है। डिग्री किसकी? लीनियर एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ये W बाद में टाइप हो गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, इसको सही कर लीजिएगा। TWO2 होता है ये 2 वेरिएबल्स। जब आप इसको नोट करें तो यहाँ पे इसे सही कर लीजिएगा। कोरिलेशन बेसिकली क्या है? कोरिलेशन इज़ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल के दरमियान जो लीनियर एसोसिएशन होती है उसकी डिग्री को मेजर करने का नाम कोरिलेशन है।
कोरिलेशन की दूसरी डेफिनेशन, ये बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बच्चे ये लिखते हैं तो पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं। कोरिलेशन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वो दो वेरिएबल हों या दो से ज़्यादा वेरिएबल हों, उन वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप पाई जाती है उसे हम, उन दोनों के दरमियान जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उसके ताल्लुक़ है, उसको हम, उसकी रिलेशनशिप को हम कोरिलेशन कहते हैं। इन्हीं दोनों अल्फाज को हमने अगली डेफिनेशन में इकट्ठा कर दिया। द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिपेंडेंटनेस interdependence between the variable is called correlation. Let's suppose हमारे पास दो वेरिएबल हों, जैसा कि एक वेरिएबल है सप्लाई और दूसरा डिमांड। अगर इन दोनों वेरिएबल्स को देखें तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, अगर उसको मेजर करें तो वो हमारे पास कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक होगी बात जनाब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। यानी कि कोरिलेशन तो हम कहते हैं कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप पाई जाती है उसको कोरिलेशन कहते हैं। अब वो जो कोरिलेशन जो हम मेजर करेंगे उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसे हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी एक आसान से अल्फाज में लिखी हुई है, अ मेजर डेट एक्सप्रेस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। तीसरी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। जनाब देखेंगे, अ डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो। डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम बात करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स, एक ऐसा ग्रुप, और वो ग्रुप किसका? टेक्निक्स ऑफ मेजर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। सारी स्टोरी वही है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो एसोसिएशन, जो स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन है, उसको मेजर करने की जो टेक्निक्स का ग्रुप होता है, उस ग्रुप को या उन मेथड्स को कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास कोरिलेशन की टाइप्स हैं, वो क्या हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन एक, फिर इसके बाद नेगेटिव कोरिलेशन, फिर नो कोरिलेशन। ठीक है जी, हम बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? When the values of two variables move in the same direction, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों, so that an increase or decrease in the values, the one variable is associated with increase or decrease in the value of the other variable, so the correlation is said to be positive। जैसे कि x की वैल्यूज़ हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, और इसी तरह y की वैल्यूज़ अगर हमारे पास आ जाएँ 2, 4, 6, 8, यानी कि हमारे पास x की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं और y की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही होती, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। इसकी दूसरी बहुत आसान सी डेफिनेशन है, वो ये है, इफ़ बोथ वेरिएबल्स, मतलब दोनों वेरिएबल्स
are moving in same direction, increasing or decreasing, then it is said to be positive correlation. और इसका दूसरा नाम it is also called direct correlation. Example, age. हम एक x एक्सिस पे एज ले लेते हैं और y एक्सिस पे हाइट ले लेते हैं. अब एज क्या है? उम्र कभी कम तो नहीं होती ना. उम्र जब पैदा हो गया बच्चा तो उसने 1 साल का होना है, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का, ये इंक्रीज़ होती जाएगी. इसके बरक्स हाइट को देखें, क्या हाइट डिक्रीज़ होगी? नहीं. हाइट पहले उसकी थी, सपोज कर लेते हैं कि 24 इंच, यानी 2 फुट का बच्चा पैदा हुआ एक जब उसका इस दुनिया में. फिर उसके बाद उसने इंक्रीज़ करना शुरू किया अपनी हाइट को, और जब 1 साल का हो गया तो वो 2.5 फुट हो गया, फिर आगे 2.75 हो जाएगा, फिर 3 का हो जाएगा, फिर उसकी हाइट भी इंक्रीज़ होती जाएगी और उसकी एज भी इंक्रीज़ होती जाएगी. पहले वो 1 ईयर, फिर 2 ईयर, फिर 3 ईयर, इस तरीके से दोनों की डायरेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, हाइट and age of the children. So the example, height and age of the children is a positive correlation. यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है पहली डेफिनेशन में, और दूसरी डेफिनेशन में उसको थोड़ा डिक्रीज़ करके, वर्डिंग्स कम करके, ताकि जिन बच्चों को याद करने में मसला हो वो सिंपल डेफिनेशन इसको भी याद कर सकता है कि इफ़ द बोथ वेरिएबल आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. अब बेशक ये ब्रैकेट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी ना लिखें कि वो बस सेम डायरेक्शन में. जब सेम डायरेक्शन का हो गया तो कन्फर्म है कि या इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़. देन इट इज़ सिंपल सी बात है कि 2 वेरिएबल भाईजान, 2 वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो it is said to be positive correlation and it is also called direct correlation. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया जनाब नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? हम बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की तो वही वर्डिंग, वही इबारत है, when the values of 2 variable move in the different direction, यानी एक कम हो रही हो और एक ज़्यादा हो रही हो, एक ज़्यादा हो रही हो तो दूसरी कम हो रही हो, डिफरेंट यानी सेम नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन. सो डैट विद एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो फिर क्या होगा? द वन वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल इज़ डिक्रीज, एंड विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल द वैल्यू ऑफ the other variable is increase. The correlation is said to be negative. So हम ये कहेंगे कि correlation ये नेगेटिव हो गई. इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है जनाब? इसकी दूसरी डेफिनेशन है वही, ज़रा अल्फाज कम कर दिए, और अल्फाज कम करते हुए हमने लिखा इफ़ अगर both the variables are moving opposite direction, दोनों वेरिएबल अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो इट इज़ सेड टू बी नेगेटिव और इनवर्स, नेगेटिव और इनवर्स कोरिलेशन. जैसे हमने वहाँ पे कहा था कि पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन, तो जब ये नेगेटिव होगा तो हम क्या कहेंगे? ये नेगेटिव भी है और ये क्या है? ये इनवर्स कोरिलेशन. इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनवर्स कोरिलेशन. एग्जांपल इसकी आप समझ सकते हैं, इंक्रीज़ इन द सप्लाई. जब आपने सप्लाई को इंक्रीज़ किया ऑफ द कमोडिटीज़ तो डिक्रीज़ इट्स प्राइस, तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी. हालांकि पाकिस्तान में तो माशियत जो है, इकोनॉमिक्स, उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन इसका बेसिक रूल ऐसा ही है कि व्हेन सप्लाई इज़ इंक्रीज ऑफ एनी कमोडिटी सो डिक्रीज इट्स प्राइस, तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी. ये ऐसा होता है जनाब मेरे बच्चों. आप मेरा ख्याल है हैरान इस बात पे हो रहे हो कि हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा
किसी की सप्लाई ज़्यादा हो गई हो, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस के हवाले से अगर देखा जाए तो मास्क जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मास्क की सप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन उनकी प्राइस क्या हुई, डिक्रीज़ नहीं हुई। ये जो इकोनॉमिक्स में, माशियत में ये स्टेज होती है, ये बहुत ख़राब स्टेज होती है कि जो इकोनॉमिक्स के रूल्स को ही नहीं फॉलो कर रही। तो ये याद रखें कि ऐसा भी होता है जब सप्लाई ज़्यादा आ रही हो तो प्राइस कम हो जाती है, हालांकि आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा। आगे आ जाता है जनाब नो कोरिलेशन, कोरिलेशन ही नहीं है। When the two variables have zero correlation, it is called no correlation. जब हम दो वेरिएबल्स के दरमियान हम फाइंड करें कोरिलेशन और उसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान नो कोरिलेशन, कोरिलेशन नहीं है। इसकी दूसरी डेफिनेशन आपके लिए ये है, इफ़ द चेंज इन वन वेरिएबल में चेंज किया जाए तो डज नॉट अफेक्ट द अदर वेरिएबल, तो दूसरा वेरिएबल जो है वो अफेक्ट ना करे, देन देयर विल बी नो कोरिलेशन, फिर उनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा द हेड साइज एंड IQ ऑफ द पर्सन, यानी कि बच्चों के सरों का साइज़, जो उनके सर गर्दन के ऊपर लगे हुए हैं जिसके अंदर दिमाग होता है, हेड साइज़, अगर किसी का साइज़ छोटा है, किसी का साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल है, किसी का लार्ज है, बड़ा सर है, और हम IQ यानी कि हम देखें कि किसके पास जो क्वेश्चंस के आंसर्स देने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये सर ज़्यादा बड़े या छोटे या उनके साइज़ को देखते हुए IQ पर कोई असर नहीं पड़ता। ये तो उसकी अपनी मेहनत होती है कि उसने कितना उसने सीखा हुआ है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, कितना उसके पास क्या है, ये एक अलग चीज़ है। IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस के जो टेस्ट होते हैं वो IQs कहलाते हैं, और सरों का साइज़ यानी हेड साइज़, ये दोनों अगर इन दोनों के दरमियान आपस में कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कि हम ये नहीं कह सकते कि जिनका साइज़ जो हेड है वो अगर लार्ज है तो उनका IQ भी बहुत ज़्यादा होगा। वो हो सकता है कि इतने बड़े जहन को इस्तेमाल ही ना कर रहा हो और उसका IQ कुछ भी ना हो। तो इन दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं पाई जाती। अब हम आगे चलते हैं, कर्व लीनियर कोरिलेशन। ये सारी डेफिनेशंस आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, आप वहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं। साथ साथ आप ये जो हैं यहाँ पे जो मैंने उनको अलग से लिखा है, इनको भी आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है जनाब अला कर्व लीनियर कोरिलेशन, कर्व लीनियर कोरिलेशन, व्हेन कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट द कर्व, जब दो वेरिएबल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करें कर्व को, कर्व डेट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ना हो बल्कि कर्व की शेप बन रही हो, देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी कर्व लीनियर कोरिलेशन। ठीक है जी, अगर स्ट्रेट लाइन ना बने तो थोड़ी सी कर्व अगर बन रही हो दो वेरिएबल्स की, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अगर वो स्ट्रेट लाइन बन जाए तो इसका मतलब है नो कोरिलेशन, और अगर वो क्या हो, स्ट्रेट लाइन ना हो बल्कि कर्व हो, ठीक है जी, रिप्रेजेंट, यहाँ पे आपने देखा कि टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ कर्व डेट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, देन द कोरिलेशन सेड टू बी कर्व लीनियर। अब हम बात करते हैं कर्व लीनियर के बाद लीनियर कोरिलेशन की। लीनियर कोरिलेशन इज वन, लीनियर कोरिलेशन एक ऐसी होती है वन वेयर द रेशो ऑफ द वेरिएशन इन द रिलेटेड वेरिएबल इज़ कांस्टेंट। हमारे पास जो वेरिएबल्स हों वो क्या हों, वो वेरिएबल इज़ कांस्टेंट, इनमें से कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाए तो उनके दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप, नॉन लीनियर रिलेशनशिप जो है वो क्या है, कोरिलेशन इज़ वन वेयर द रेशो ऑफ द वेरिएशन इन द रिलेटेड वेरिएबल इज़ फ्लैक्चुएशन। जब वो फ्लैक्चुएशन करेगी तो हम कहेंगे
नॉन लीनियर कोरिलेशन है, और जब लीनियर कोरिलेशन होगी तो उनकी जो रेशो होगी आपस में वो कांस्टेंट होगी। सिंपल सी बात है, लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे को ये पॉइंट समझ ना आया हो। सिंपल बात ये है कि हमारे पास एक वेरिएबल और दूसरी वेरिएबल, दो वेरिएबल मौजूद हैं। उन दोनों वेरिएबल्स का क्या करें, रेशो निकालें। अगर वो रेशो जो है वो कांस्टेंट होगा तो लीनियर कोरिलेशन होगी। रेशो का मतलब पहला वेरिएबल डिवाइडिंग बाय दूसरा वेरिएबल। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि नॉन लीनियर कोरिलेशन में, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि दोनों की रेशो जब देखी जाए, दोनों की रेशो को देखा जाएगा तो उनकी जो वेरिएशन है वो फ्लैक्चुएट करेगी, तो ये नॉन का लीनियर कोरिलेशन कहलाएगी। अब हम आगे बात करते हैं परफेक्ट कोरिलेशन की। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होती है जनाब? इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है इज़ सच डैट विद एन इंक्रीज़ और डिक्रीज़। पहली बात है कि कोरिलेशन तो होती तब होगी जब इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, या दोनों इंक्रीज़ हों या दोनों डिक्रीज़ हों। इन द वैल्यूज़ ऑफ वन द वैल्यू ऑफ द अदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो पहला वेरिएबल है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इन सच दैट विद एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल जो है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, लेकिन वो फिक्स होगा, तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा। सो कोरिलेशन बिटवीन दिस टाइम इज कॉल्ड said to be perfect correlation। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यहाँ पर परफेक्ट कोरिलेशन हो गई। अब हम बात करेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ बोथ द सीरीज, दोनों वेरिएबल मूव्स इन सेम डायरेक्शन, यानी जब सेम डायरेक्शन होगी तो वो तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। सेम डायरेक्शन and the variation are appropriate, there would be perfect correlation between them is said to be perfect positive correlation। perfect negative correlation, perfect negative correlation क्या होगी? If two series move reverse यानी inverse direction and the variation in their values are always appropriate, it is said to be perfect negative correlation। दोनों में फ़र्क कहाँ पर पाया जाता है? अगर आप देखें तो if two series move in reverse, और यहाँ पे if both the series move in same direction, यहाँ पे है reverse direction, यहाँ पे है same direction। ठीक होगी बात? बाकी सारा वही है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये परफेक्ट कोरिलेशन, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमारा न्यूमेरिकल्स का पोर्शन है। इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो आपको समझ भी आएगी। अ न्यूमेरिकल वैल्यू, अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, a numerical measure of strength in the linear relationship between any two variable is called Pearson product moment correlation coefficient of simple correlation। सिंपल कोरिलेशन की जब बात होगी तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल होंगे। SIMPLE सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन की जब भी बात होगी तो उसमें वेरिएबल की तादाद दो होंगी। अगर सिंपल कोरिलेशन के अलावा
मल्टीपल कोरिलेशन होता है तो मल्टीपल कोरिलेशन में 2 से ज़्यादा होनी चाहिए वेरिएबल, 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान अगर हम स्ट्रेंथ्स की मैयर करें और वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या उसको हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये ड्राइव किया था पियर्सन, एक स्टैटिस्टिशियन है जिसका नाम है पियर्सन, इसने। तो लिहाजा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पियर्सन प्रोडक्ट, देखें जी, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। फाइंड करने के लिए हमारे पास ये सारे फार्मूले दिए हुए हैं। द सिंपल लीनियर कोरिलेशन फॉर n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड बाय, ये जो ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट, इसको कहते हैं कोवेरियंस ऑफ x y। 2 वेरिएबल हैं, उन दोनों वेरिएबल को कंबाइन करके उनका कोवेरियंस मालूम किया गया है। और नीचे क्या है, वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट ले लें। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। इसके साथ हम बात करते हैं यहाँ पर r, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमने r से डिनोट करना है। अगर आपको याद हो तो आज के लेक्चर में जब हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमने पढ़ा, यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इट इज़ डिनोटेड बाय r, स्मॉल r, ना कि कैपिटल R। तो स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं, और स्मॉल r से जब हम इसे डिनोट करेंगे तो कोफिशिएंट को r से डिनोट करेंगे और उसका ये फार्मूला, अगर ये अंडर रूट ख़त्म कर देते हैं तो ये स्केयर ख़त्म हो जाएगा दोनों पर से। तो ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये इसका दूसरा फार्मूला है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक फार्मूला ये है, समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर इंटू समीशन y माइनस वाई बार का स्केयर, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्केयर रूट है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक और फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर n, और नीचे अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर n इंटू समीशन y माइनस वाई बार का स्केयर ओवर n। इसी तरह एक और फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का है, समीशन x y माइनस n एक्स बार वाई बार डिवाइडिंग बाय समीशन x स्केयर, समीशन x स्केयर माइनस n एक्स बार स्केयर, आगे इंटू समीशन y स्केयर माइनस n वाई बार स्केयर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेंगे। ये फार्मूला शायद हमने रिपीट कर दिया है, मेरा ख्याल है यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन और भी बेशुमार फार्मूले हैं। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह बोर्ड पे समझा भी दूंगा। ये एक और फार्मूला है, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसी तरह ये भी एक फार्मूला यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे देखें कि समीशन x y माइनस n एक्स बार y बार, इस फार्मूले के ऊपर वाली वैल्यू ले ली और नीचे वाली वैल्यू जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो हमने ये फार्मूला नंबर जो 3 है उसका हमने यहाँ से अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर इंटू समीशन y माइनस वाई बार का स्केयर, इसे ओपन करके यहाँ पे लिख दिया। यानी कि नोमिनेटर इसका ले लिया, डिनोमिनेटर इसका ले लिया, एक नया फार्मूला बन गया। ये बहुत अहम फार्मूला है, इसको आप अपना जहन नशी कर लें। समीशन एक्स वाई माइनस n एक्स बार वाई बार ओवर n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसके साथ साथ हमारे पास ये आ जाता है, और ये हमारे पास क्या है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट जो है, कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास है, और उसमें हम ये देखते हैं कि बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई, ये दोनों हमारे पास रेग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। अगर आपको याद हो, इससे पिछले जो हमने 4-3 लेक्चर्स लिए उसमें हमने रेग्रेशन कोफिशिएंट को पढ़ा, और आज के लेक्चर में हम यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर था, तो इस लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ रेग्रेशन या रेग्रेशन कोफिशिएंट। रेग्रेशन कोफिशिएंट
2 वेरिएबल होंगे तो 2 होंगे, 3 वेरिएबल होंगे तो इसी तरह उनकी तादाद भी 3 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स की। तो 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, एक बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें, और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई, इन दोनों के साइन सेम होते हैं, ये याद रखें। ये मैंने वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी बताया था। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो अंडर रूट के बाहर पॉजिटिव खुद लिख देंगे, और अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो हम अंडर रूट के बाहर हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारे पास था। आज का लेक्चर हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रखे आप पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी अल्लाह की अता की हुई नेमत है। इसके साथ साथ अल्लाह पाक आपको अपने वालिदैन और अपने उस्ताद की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ख़ात्मा भी अल्लाह पाक जैसे हमारी ज़िंदगी ईमान वाली हमें अता फ़रमाए, और ख़ात्मा वक्त पर हमारी ज़बान पे कलमा तय्यब जारी फ़रमा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिससे हमारा ख़ात्मा भी बिल ईमान हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।